ओम शांति। वर्तमान समय में सभी तरफ से ये समाचार काफ़ी मिल रहे थे। काफ़ी ब्राह्मण परिवार में भी कईयों ने कोरोना के कारण शरीर छोड़े और कई लोग संक्रमित हो गए हैं। तो कल जैसे आदरणीय नीता दीदी जी से बात हो रही थी, मुझे लगा कि कुछ बातें अगर पता चले सभी को तो थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इस कोरोना से संबंधित कुछ बातें अगर सभी तक पहुँचे तो दीदी जी ने तुरंत कहा कि आप ज़रूर कल सुबह मुरली के बाद सभी को ये बातें सुनाएं। तो सभी जो बैठे हैं, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आप कुछ डायरी पेन लेके बैठे ताकि उन बातों को आप नोट कर सके, क्योंकि अभी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, फिर बाद में अगर भूल जाएगा। तो इसीलिए ये काम करें। सबसे पहले तो डायरी पेन लेके बैठ जाएं। अब जैसे हम देख रहे हैं कोरोना की ये सेकेंड वेव आ गई है, ऐसा सब कह रहे हैं। अब सेकेंड वेव जो है वो तो दिसंबर से उसका प्रेडिक्शन था कि दिसंबर से आने वाली थी, लेकिन ये तो अभी मार्च से, और पिछले साल भी एग्जैक्टली इसी समय में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये मार्च और अप्रैल, ये दो जो महीने होते हैं, इस समय में क्या होता है, जैसे ही ठंड खत्म होके गर्मी शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर में ठंड के समय में जो कफ जमा हो गया वो पिघलना शुरू हो जाता है और कफ से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इसको कहा गया है, कफ प्रकोप का समय कहा गया है। इसको वसंत ऋतु कहा जाता है, ये मार्च और अप्रैल का जो समय होता है। अब इसमें हमें कुछ बातें बेसिक अगर पता है तो हम, क्योंकि ये कोरोना जो है, कोरोना का जो वायरस है, उसके लिए अनुकूल वातावरण हमारे शरीर में तैयार हो जाता है। जब हमारे शरीर में अगर कफ ज़्यादा मात्रा में है, माना कोरोना का वायरस पनपने के लिए ये अनुकूल वातावरण हो गया, तो इसीलिए उसको कैसे हम अगर कफ को कम कर सकते हैं, या कौन कौन सी बातों को हम अगर अपने आहार में नहीं रखें, कौन सी बातों को रखें तो इसको कम किया जा सकता है। ये अगर बेसिक नॉलेज हमारे पास है, जिसको आयुर्वेद में ऋतुचर्या इस नाम से वर्णन किया गया है कि अलग अलग सीजन के अनुसार हमें अपने आहार विहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, तो ये बेसिक बात हमें समझना आवश्यक है कि इस समय में, मार्च और अप्रैल के समय में, हमें कफ बढ़ाने वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और कफ बढ़ाने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है? तो अगर सबसे बेसिक बात मैं करूं तो कई बार ऐसा होता है ना कि गर्मी शुरू होती है तो लोग समझते हैं कि दही खाना चाहिए हमें, क्योंकि सोचते हैं दही ठंडा होता है। लेकिन दही ये कफ प्रकोप करने वाली चीज़ों में नंबर 1 है, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों में नंबर 1 है। तो दही भले ही स्पर्श में शीत है लेकिन उसकी तासीर गर्म है, माना उसका वीर्य उष्ण है और स्पर्श शीत है। तो एक तो सबसे पहले तो दही, और जितने भी और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम जितना अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाना ये भी कफ को बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में 6 रसों का वर्णन है: मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला। तो इसमें मीठा, खट्टा और नमकीन ये कफ को बढ़ाने की तरफ होते हैं, और कड़वा, तीखा और कसैला ये कफ को कम करते हैं। अब जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें 2 तासीर होती है, या तो वो गर्म तासीर होती है या तो ठंडी तासीर होती है। तो जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं वो कफ को कम करती है, और ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं वो कफ को बढ़ाती है। तो इसीलिए ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं लेनी है। भले ही अभी गर्मी बढ़ गई है तो भी मटके का भी पानी नहीं पीना है। मैं तो कहता हूँ नॉर्मल वाटर पिए या गर्म पानी पिए, कम से कम सुबह शाम। दोपहर में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई तो नॉर्मल वाटर पी सकते हैं। लेकिन ये होता है ना कि जैसे ही गर्मी शुरू हो जाती है तो फटाफट फ्रिज का पानी या मटके का पानी पीना शुरू हो जाता है। चलो फ्रिज का तो
अभी ये अवेयरनेस आ गया है कि फ्रिज का नहीं पीना चाहिए, तो मटके का पीते हैं। लेकिन मटके का पानी भी अप्रैल एंड तक नहीं पीना है, जैसे मई मास शुरू हो जाता है उसके बाद हम पी सकते हैं। तो इसीलिए ये बात भी हमें ध्यान देनी है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में मौजूद हैं जो कफ को कम करने में हमें मदद कर सकती है। उसमें नंबर 1 चीज़ जो है वो है अदरक या सौंठ। सौंठ की पाउडर अगर है आपके पास, अगर वो नहीं है तो अदरक को यूज़ कर सकते हैं। अदरक ये ऐसी चीज़ है, आपको बेसिक भी अगर कुछ गले में खराश है, सर्दी है, जुकाम, खांसी है, तो आप अदरक का जूस निकाल के 2 चम्मच अदरक का जूस और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के अगर रात को सोने से पहले चाटेंगे तो आपके गले की प्रॉब्लम तुरंत हल हो जाएगी। बहुत सिंपल चीज़ है, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है। जो एंटीबायोटिक लेने के बाद भी गला ठीक नहीं हो रहा था, एक भाई का मधुबन में जब हम थे उस समय की बात है, उसको इस सिंपल प्रयोग से उसका गला एक ही दिन में ठीक हो गया। और उसको इतना आश्चर्य लगा कि अरे माना इसको हम बहुत सिंपल समझते थे क्योंकि ये तो इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन ये इतना उपयोगी है ये हमें पता नहीं था। तो ऐसी चीज़ें जो होती है, जैसे अदरक की बात मैंने कही, ऐसे ही जो काली मिरी होती है, काली मिरी को भी माना जो हम यूज़ करते हैं किचन में यूज़ करते हैं, तो काली मिरी भी जो है वो भी बहुत यूज़फुल है। इसको भी अगर माना ये खास करके रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी किसी को खांसी आती है, किसी को दमा, लेकिन काली मिरी का यूज़ करते समय ये बात ध्यान देना आवश्यक है कि ये बहुत गर्म है। तो अगर किसी की प्रकृति गर्म है, जिसको पित्त प्रकृति कहते हैं, तो उसको तकलीफ हो सकती है, तो उसको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि उसको कम प्रमाण में यूज़ करना चाहिए काली मिरी को। तीसरा जो है वो एक बहुत यूज़फुल चीज़ जो है वो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हम देखते हैं ना कि वायरस अपना ये चेंज कर रहा है, उसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं। और इसीलिए पहले माना जैसे ऐसा भी कहते हैं कि वैक्सीन जो बनाई है वो पहले जैसा वायरस था उसके लिए थी, अभी वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि वायरस ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया है। तो इसीलिए ये बात हमें ध्यान देनी है कि हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें, हम इम्यूनिटी के ऊपर फोकस रखें। इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट, जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च भी हुआ है और मैं खुद भी उस रिसर्च का पार्ट था जब KEM हॉस्पिटल में मेरा पोस्टिंग था, तो उसमें गिलोय जो है, गिलोय ये इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे बेस्ट है। तो इसीलिए गिलोय से संबंधित जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है, गिलोय का जूस मार्केट में रेडी अवेलेबल होता है। अगर आपके आसपास अगर गिलोय है, गिलोय की वेल होती है, उसके स्टेम को यूज़ किया जाता है, तो वो स्टेम निकाल के उसका काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। देखिए, आपने अभी तक कड़वी चीज़ें नहीं ली होंगी, लेकिन इसी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। कुछ ना कुछ कड़वा तो जाना चाहिए शरीर में, भले ही हमें आदत नहीं है जीभ को, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए। क्योंकि 6 ही रस हमारे शरीर में जब पहुंचते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बैलेंस रहता है। अब एक रस अगर हम ले ही नहीं रहे, कड़वा हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं ले रहे, तो फिर वो गोलियों के रूप में, काढ़ों के रूप में लेने की नौबत आ जाती है। तो इसीलिए गिलोय को भी हम अपने उसमें शामिल कर लें। अगर आपके पास ये रॉ गिलोय नहीं अवेलेबल तो गिलोय जूस ला के रखें। और कुछ मैं रेडीमेड दवाइयाँ भी बताऊंगा आपको। महासुदर्शन काढ़ा ये एक ऐसी दवाई है जो हर घर में होनी चाहिए अभी वर्तमान समय में खास करके। और महासुदर्शन काढ़ा लेना है तो वो कौन से कंपनी का लेना है वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि कौन से कंपनी का ज़्यादा बेटर है। तो सांडू कंपनी का सबसे अच्छा क्वालिटी है, क्योंकि इसमें तो कई सारी फार्मेसीज़ हैं तो उसमें क्वालिटी में अंतर पड़ सकता है। तो सांडू का सबसे बेस्ट है। अगर सांडू अवेलेबल नहीं होता है तो धूत पापेश्वर या ज़्यादा से ज़्यादा बैद्यनाथ, बस उसके अलावा दूसरे कंपनी का नहीं। डाबर वगैरह का तो मैंने देखा है कि उतनी क्वालिटी उसकी खास नहीं होती है। तो इसीलिए ये हमें अपने घर में लाके ज़रूर रखना है।
महासुदर्शन काढ़ा हमें जो भी अभी कोरोना के सिम्टम्स हैं, जैसे सर्दी है, खांसी है, बदन दर्द है, बुखार है, इन सब में बहुत काम में आता है। और इसका डोज क्या है? 3-3 चम्मच दिन में 3 बार, 3 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में भोजन के बाद, रात को खाने के बाद। और उसके साथ और एक टैबलेट है, उसको मैंने अपने प्रैक्टिस में क्रोसिन के जगह पे उसको यूज किया है। कई बार अभी ऐसा कहते हैं ना, जैसे बुखार हो रहा है तो आप क्रोसिन ले लो, तो ये अफ्लुओसिल फोर्ट नाम की टैबलेट है। आप लिख सकते हैं AFLU, फ्लू। फ्लू में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। AFLUOCIL, अफ्लुओसिल फोर्ट, FORTE। तो अफ्लुओसिल फोर्ट ये धूतपापेश्वर कंपनी की आती है। 10 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, 50 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट है। तो आप अगर 2-3 स्ट्रिप लाके घर में रखेंगे तो किसी को भी इनिशियल स्टेज में, जैसे थोड़ा भी कुछ हो रहा है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, गले में कुछ गड़बड़ है, या बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, इन सभी कंडीशंस में, माना ये प्रिवेंटिव है ही, क्यूरेटिव भी है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, कोरोना के माइल्ड केसेस में इससे मैनेज हो जाता है। ये 2 ही दवाइयों से, महासुदर्शन काढ़ा और अफ्लुओसिल फोर्ट, ये दवाइयाँ लेने से ही मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए ये बात भी ज़रूर ध्यान में रखें। और जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे प्राणायाम है। प्राणायाम ऐसी चीज़ है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने में हमें मदद करती है। तो जैसे अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम तो सभी को पता होगा, मैं समझता हूँ। जैसे ये अंगूठा है, ये इस पे रखना है और ये 3 उंगलियां यहाँ पर रखनी है। तो एक नाक से हमें सांस लेनी है और दूसरी से छोड़नी है, फिर दूसरी से, दूसरे नथुने से सांस लेनी है और उसको फिर बंद करके इससे छोड़ना है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। तो इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इससे अगर सांस ली है तो छोड़नी हमें इससे है, और फिर इसी से सांस लेनी है और इससे छोड़नी। तो इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। और दूसरा जो है वो कपालभाति। तो कपालभाति में भी स्ट्रोक्स लगाने होते हैं। तो उसमें भी जैसे पूरा सांस भर के फिर तो जब हम ये करते हैं ना तो पेट का मूवमेंट होता है। तो ये 2 प्राणायाम जरूर करें। और एक जो हमारा जो ब्रह्मा कुमारी इसकी शुरुआत जो हुई थी, उस समय इसको ओम मंडली कहा जाता था। तो ओम ध्वनि का उच्चारण भी जरूर करें। ओम ध्वनि के उच्चारण के भी कई सारे शरीर और मन के ऊपर सकारात्मक असर होते हैं। उसके ऊपर भी कई सारा रिसर्च हुआ है। तो उसमें ओम का उच्चारण करते समय ओ और म दोनों को समान समय देना चाहिए। म का समय थोड़ा कम हो तो चलेगा। तो मैं थोड़ा वो भी करके आपको बताता हूँ कैसे उसको करना है। पहले तो सांस को भर के लेना है अच्छी तरह से। ओ ओ
ओ तो ये ओम का उच्चारण माना एक प्रकार से सांस की ट्रेनिंग ही होती है। जैसे सांस हम अंदर लेते हैं उसको पूरक कहा जाता है और सांस को छोड़ते हैं उसको रेचक कहा जाता है। तो सांस लेने में अगर हमें 4 सेकंड का टाइम लग रहा है तो सांस छोड़ते समय धीरे धीरे छोड़ना होता है। तो इसीलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं उसमें धीरे धीरे सांस छूटता जाता है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो जाता है। तो इसीलिए इतना अगर हम रेगुलरली करेंगे और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी जरूर करें, क्योंकि मैंने अभी एक इसमें पढ़ा था कि कोरोना ज़्यादा उन लोगों को हो रहा है जो फिजिकली इनएक्टिव है। क्योंकि अभी लॉकडाउन लग जाता है तो लोग घरे में बैठे बैठे माना जैसे कोच पोटैटो हो जाते हैं, माना कोच पे बैठे बैठे ज़्यादा टीवी देखना, ये देखना, मोबाइल में सब आजकल अवेलेबल है। तो इसीलिए लैक ऑफ एक्टिविटी जिनमें है उनमें भी ये ज़्यादातर देखने में आ रहा है। जिनको शुगर की बीमारी है वो खास अपना ख्याल रखें, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, ऐसी जो डिसऑर्डर्स हैं वो अपना ख्याल रखें। और जो मैंने आपको बताया उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से रिवाइज करता हूँ। ठंडी तासीर वाली चीज़ें नहीं खाएं, ठंडा पानी भी नहीं पिए, मटके का भी नहीं पिए अभी तक, कम से कम अप्रैल एंड तक तो। और अगर पॉसिबल है तो सुबह अगर आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, उसमें भी काढ़ा भी क्या क्या उसमें आप डाल सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अदरक है, गिलोय है, फिर उसमें मिरी जो है वो काली मिरी जो होती है उस कुछ प्रमाण में डालें। और अगर ये काढ़ा आपको अगर गर्मी कर रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे किसी किसी को अगर मुंह में छाले हो रहे हैं क्योंकि प्रकृति अगर गर्म है, तो उसमें मुनक्का, जिसको किशमिश कहते हैं, काली किशमिश कहते हैं, तो मुनक्का और आंवला उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ठंडे होते हैं और ये बैलेंस कर देते हैं उसको। और ये दोनों ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी यूज़फुल होते हैं। तो इसीलिए अगर ये सिंपल चीज़ें हैं इनको भी हम अगर ध्यान रखेंगे और अपनी दिनचर्या को सही रखें, अपने मन को जो है वो सकारात्मक रखें। जैसे बाबा की अभी मुरली चली थी परसों कि धीरज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा। तो बाबा का वो गीत है ना, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल मिट जाएंगे। ठीक है, तो ये समय भी चला जाएगा, बीत जाएगा, ये सब भी ध्यान रखें। महासुदर्शन काढ़ा बच्चों को कैसे देना है, तो उनका डोज थोड़ा सा कम हो जाएगा, इतना ही फर्क है। महासुदर्शन काढ़ा बच्चों को 10 ml माना 2 चम्मच, छोटे चम्मच जो होते हैं, और उतना ही गर्म पानी उसमें मिला के उनको दे सकते हैं। और 2-3 साल के ऊपर के बच्चों को, वैसे किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी बच्चे को दे सकते हैं। और सर्दी खांसी अगर केवल है, बुखार नहीं है, जुकाम नहीं है, तो भी मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। तालीशादी चूर्ण करके वो मेडिसिन आती है, तालीशादी चूर्ण। तो तालीशादी चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं। और किसी किसी को अगर रात को सोने से पहले पानी पीने की आदत है तो उसको भी फिर सर्दी जुकाम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जस्ट सोने से पहले पानी पी के अगर सोते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट सोने से पहले पानी पीने के बजाय थोड़ा सा पहले पानी पी लें, आधा पौना घंटा पहले पानी पी लें। तो इस प्रकार से अगर ये बातों का ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा अनावश्यक पानी पीने से भी किसी किसी को तकलीफ होती है। तो सारा बैलेंस में रखें, समय पर खाना खाएं, समय पर अपना जो है वो दिनचर्या को नियमित रखें। ऐसे नहीं है कि भाई अभी लॉकडाउन में घर में बैठे हैं तो फिर सारी दिनचर्या जो है वो चेंज हो गई, ऐसे नहीं हो। समय पे सोएं, समय पे उठें और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। ठीक है, ओके, समय अभी काफ़ी हो गया। ओम शांति।
ओम शांति। ये हम सब के लिए विशेष खुशखबरी कहें या बहुत अच्छा संयोग कहें कि बाबा की तरफ से खास भोपाल में सुख शांति भवन में जो हम अभी सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर दिलीप भाई जी को, तो आप यहीं रह रहे हैं सुख शांति भवन में। आप में किसी को भी अगर कुछ डाउट होता है, समझ में नहीं आता है मेडिसिन्स के बारे में, तो आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब का नंबर भी आपको बता देंगे और आप उनसे गाइडेंस प्रॉपर ले सकते हैं। क्योंकि जैसा बता रहे थे कि आजकल खास इम्यूनिटी बढ़ाना और उसके लिए आयुर्वेद का, डाइट का उसमें बड़ा अहम रोल है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ये चाहेंगे कि डेली या बीच बीच में ऐसा कुछ हमको मार्गदर्शन मिलता रहे, तो निश्चित रूप से हम सभी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। डॉक्टर साहब एमडी हैं आयुर्वेद में और यहाँ रानी दुलैया मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर आपने ज्वाइन किया है और यहाँ बाबा के घर में ही रह रहे हैं। तो आप सभी भाई बहनों को भी बहुत अच्छा ये चांस है या संयोग कहें या खुशखबरी कहें कि आप सबको फ्री में डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। तो आप सभी ज़रूर कॉल करें। ओम शांति। डॉक्टर साहब का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।